एवरीवन वेलकम टू एवर ईयर एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि अभी भारत में एक नए युग का प्रारंभ हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर जान सकते हैं कि जो हमारा जो स्पेस सेक्टर है उसमें एक नया इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, एक कंपनी है स्काई रूट जो अब से 4 साल पहले अभी एग्जिस्टेंस में आया था। इसने एक रॉकेट बनाया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है विक्रम यस, जो फ्राइडे को 3 सैटेलाइट लेकर सफलतापूर्वक जो ऑर्बिटर से लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, श्री हरिकोटा से लॉन्च हो गया है। अभी इसे एक भारत में एक नए युग की तरह इसको देखा जा रहा है। आप यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा एक सूचना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष को एक निजी सेक्टर में देने के लिए बात कही गई थी और उसके लिए जो सरकार की ओर से वो हरी झंडी दे दी गई थी या फिर मंजूरी। ठीक है, विक्रम यस को पहले प्रयास में सफलतापूर्वक उसको लाभ देखने को मिल रहा है, क्योंकि विक्रम जो यश को पहले ही प्रयास में ये सफलता मिल रही है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो अभी इसमें काम करने वाली है। जो भारतीय अंतरिक्ष के जो प्रोग्राम हैं, ठीक है, और उनके जो संस्थापक हैं जैसे विक्रम यश साराभाई, उसी के नाम पर इसको विक्रम नाम दिया गया है। इसरो के जो मिशन है कंट्रोल सेंट्रल से देश की अंतरिक्ष नियामक जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और जो प्राधिकरण केंद्र के जो अध्यक्ष हैं पवन गोयनका ने कहा कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो भारतीय जो प्राइवेट क्षेत्र के लिए यह एक नई पहल है और हम सभी के लिए ऐतिहासिक क्षण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो बोला जाता है, वहाँ सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र हैं HDSC के जो साउंडिंग रॉकेट कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, दिन में लगभग आपको 11:30 बजे रॉकेट का जो है लॉन्च कर दिया गया। रॉकेट ने 89.5 किलोमीटर की जो ऊंचाई हो और 121.2 किलोमीटर रेंज हासिल कर जो सैटेलाइट को कक्षा में ले गया। ठीक है, बाद में एक स्काई रूट के जो एरोस्पेस के जो ऑफिसर हैं उसने कहा कि जो यह सब ऑर्बिटल मिशन है और सैटेलाइट तैनात कर दी गई है। ओके, तो 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर एयर जो रॉकेट है गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अमेरिका है, सिंगापुर है और इंडोनेशिया के जो छात्र के द्वारा जो बनाया गया 2.5 किलो का जो सैटेलाइट है फनसेट जिसे नाम दिया गया है, फनसेट को ये लेकर गया है और आंध्र प्रदेश में स्थित यन स्पेस टेक और जो आर्मेनिया जो बाजूम क्यू स्पेस रिसर्च लैब है कि उनके जो सैटेलाइट हैं उसको लेके गया है, जो लगभग 545 किलोग्राम वजन है और 6 मीटर लंबे हैं। इस रॉकेट को कार्बन फाइबर और 3D प्रिंटर इंजन के साथ बनाया गया है। विक्रम यस ने सैटेलाइट को कक्षा में लॉन्च किया गया है। यह मिशन उन जो टेक्नोलॉजी में मदद करेगा जिनका उपयोग स्काई रूट एरोस्पेस के बाद लॉन्च करेगा। ठीक है, जिसका उपयोग जिसे मान लीजिए कि जो स्काई रूट एरोस्पेस है ये भी तो बहुत सारे स्पेस बनाने वाला है, स्पेस में छोड़ने वाला है क्या रॉकेट। ठीक है, तो विक्रम यस नाम से रिकॉर्ड बना के रखा है। ठीक है, रॉकेट पर काम किया जा रहा है और इसको अगले साल लॉन्च करने वाले हैं। किसको? विक्रम S1 को, ओके, या फिर विक्रम फर्स्ट को। ओके, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो ये स्टार्टअप कंपनी जो स्काई रूट है उनके द्वारा देश के जो पहला निजी रॉकेट है विक्रम यस। अब विक्रम यस नाम में आ सकता है कि विक्रम यस क्या है, तो विक्रम यस देश के जो पहला रॉकेट है, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस कंपनी का क्या नाम है? स्काई रूट। स्काई रूट। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखे होंगे कि जो बहुत सारे जो दुनिया में स्पेस एजेंसी है, सपोज कीजिए कि अब US में है, वहाँ नासा है। ठीक है, नासा का लगाओ एक क्या है, अभी हाल में आपने देखे होंगे कि एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, स्पेस एक्स, उसने अभी काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। वो अभी अंतरिक्ष में लेकर या फिर स्पेस सेंटर में काफ़ी ज़्यादा वो अपना जो एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं। ओके, स्पेस में जो अपना जो मिशन चला रहा है स्पेस एक्स नाम से, ठीक है, वो देखे होंगे कि जो मानव को अभी जो चांद में या फिर मून में ले जाने की बात कर रहे हैं, तो उनका जो प्राइवेट सेक्टर है विशेषकर ये स्काई सेक्टर में या फिर स्पेस सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा है। तो इसलिए भारत भी चाहता है कि जो उसका स्पेस सेक्टर है, ठीक है, उसमें प्राइवेट कंपनी अपना हाथ बढ़ाए और जो भारतीय जो स्पेस सेक्टर है उसको आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ये तो रहा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि अभी आतंकवाद समर्थन देश है, जिससे कि आप जानते हैं कि अभी यहाँ पास इंडिया में एक प्रोग्राम चल रहा है, नो मनी फॉर टेरर समिट। ठीक है, कहाँ? नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा कि नो मनी फॉर टेरर समिट हो रहा है, जिसमें से अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो ऐसे देश हैं जो मनी तो लेते हैं लेकिन सिर्फ वो टेरर में फंडिंग करते हैं। ठीक है, सपोज आप पाकिस्तान ले सकते हैं, अफगानिस्तान ले सकते हैं और ऐसे भी देश हैं जो हमारे जो साउथ
एशिया है उसमें ऐसे देश देखने को मिलेंगे जो टेरर को फंड करते हैं। ओके, इसमें हम चाइना का भी बोल सकते हैं, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश रहा है जो पाकिस्तान को हमेशा इस टेरर में मदद करता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो हमारे जो यूएन में या फिर अब हमारे मिनिस्टर जब भी बात उठाते हैं टेरर का बात, तब पाकिस्तान जो अपने उसके जो टेररिस्ट होते हैं उसको पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो बचने के लिए चाइना पर दबाव डालते हैं। ठीक है, और चाइना उनको बचा लेता है। ठीक है, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाता, किनके ऊपर? पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है उनके ऊपर या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, जिससे कि हमारा जो टेरर है वो काफ़ी ज़्यादा भारत को इफेक्ट करता है। अब जैसे कि जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ के जो बॉर्डर है वो दुश्मन देशों के साथ लगा हुआ है। ठीक है, और विशेषकर पाकिस्तान और चाइना ये भारत के मेन दुश्मन रहे हैं। ओके, ये तो बस नाम के लिए पड़ोसी हैं, बाकी जो मेन काम है इनका एक दूसरे के ऊपर भय दिखाना। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि युद्ध से जितना तो अब संभव नहीं है, लेकिन वो इसीलिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। तो आतंकवाद में जो समर्थन कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन, ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और चिंतनीय है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अभी कहा है कि आतंकवाद मानवता पर हमला है, इसका वसूल नाश किए बिना चैन से वो नहीं बैठेंगे। ठीक है, सिर्फ आतंकियों को मार कर हम टेरर को ख़त्म नहीं कर सकते, जो उसको फंड कर रहा है, जो उसका नेटवर्क है, जो उसका सरगना है, ठीक है, उसको एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आतंकवाद ख़त्म होगा। जैसे कि आपने देखे होंगे कि आतंकवाद जो होता है एक किसी भी देश को या फिर किसी भी राष्ट्र को बहुत जल्दी तहस नहस कर सकता है। ओके, तो नो मनी फॉर टेरर के मतलब यही है कि नो मनी फॉर टेरर का मतलब यही है कि ऐसे देशों को कोई भी देश इसको फंड ना करे। विशेषकर जैसे कि आपने देखे होंगे कि जो पाकिस्तान है उसको अमेरिका बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक उसको फंड रेज करते रहा है या फिर फंड देते रहा है, जिसका जो पाकिस्तान है उसका गलत यूज करता है। क्या यूज करता है? उसको अपने जो टेररिस्ट हैं, विशेषकर अलकायदा है या फिर IS है, ठीक है, अलकायदा और IS को वो फंड रेज करता है। कौन? पाकिस्तान, जिससे कि जो वो इंडियन जो बॉर्डर है या फिर जो दूसरे देशों में वो आतंकवाद को मजबूत करते हैं। फिर ओके, जो और उसके जो आतंकवाद है वो फलते फूलते हैं। और आतंकवाद विशेषकर ऐसे देश लोग आतंकवाद क्यों पाल कर रखते हैं? आतंकवाद इसलिए पाल कर रखते हैं जो को अपने देशों को या फिर दूसरे देशों लड़ने के लिए जो आंतरिक मतभेद होते हैं उसको किसी न किसी तरह से हर्ट किया जाए। ठीक है, इसलिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। भारत भी उन देशों में नहीं है जो आतंकवाद को फंड करता है। भारत हमेशा टेररिस्ट के अगेन है। आपने देखे होंगे कि 2008 में भारत में जो मुंबई में हमला हुआ था, आतंकवाद ने कैसे देश को दला दिया था। ओके, और इसी तरह आप 9/11 की घटना देखे होंगे जो अमेरिका में घटा था, जिसमें से एक प्लेन को हाईजैक करके वहाँ का जो टावर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वहाँ पास हवाई जहाज़ से उसको हिट कर दिया गया था, जिससे बहुत सारे लोग वहाँ पास इफेक्ट कर गए थे। ठीक है, तब से आप देखे होंगे कि जो उसका गुनहगार था वो काफ़ी वर्षों तक जिंदा रहा। ठीक है, ओसामा बिन लादेन। फिर बाद में बराक ओबामा जब वहाँ के प्रेसिडेंट बने, ठीक है, US के, तो उन्होंने उसको हिट करा दिया। और ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा था? आपको पाकिस्तान के जो एबटाबाद है वहाँ पास छुपा था। ठीक है, छुपा था, तो वहाँ पास घुस कर उसको मारा गया। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो काफ़ी कितना आतंकवाद को सपोर्ट करता है। ठीक है, और पाकिस्तान को बचा कौन रहा है? चाइना बचा रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? जो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारा जो डिफेंस का सेक्टर हो उसको मजबूत करना है, और विशेष के जो काउंटर टेररिज्म है उसको अपनाना है, और जिससे कि हम अपना टेरर है उसको ख़त्म कर सकें। तो चलिए हम कुछ और देखते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि डाटा के यूज के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे जो मीडिया सेल्स हैं या फिर बहुत सारे यूजर हैं जो मीडिया यूज करते हैं, सपोज कि आप फेसबुक चलाते हैं या फिर व्हाट्सअप चलाते हैं, जो उसका जो डाटा है वो हमारे देशों में नहीं रहता है। ठीक है, जो विदेशी कंपनियां हैं उनके पास हमारा जो डाटा है वहाँ सिक्योर रहता है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि इसमें डाटा के से संबंधित लाभ बने या फिर कानून बने, जो पॉलिसीज बने, जो हमारे देश के जो डाटा है हमारे देश पर ही रहे और किसी देश पर ना जाए। क्योंकि अगर हमारे देश का डाटा किसी और देशों पर लीक होता है तो इसका जो गलत है, इसका जो कंसर्न है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे हमारे देश को हर्ट हो सकता है, और जो हमारा जो विचार है, हमारा जो थॉट है, जो हमारे सिटीजन का जो डाटा है वो लीक हो जाएगा, जिससे कि कार्रवाई जो होगा, ठीक है, या फिर जो उनका इफेक्ट होगा वो गलत होगा। क्योंकि आपने देखे होंगे जनरली कि जो हमारा डाटा होता है वो विशेष कर जो विदेशी कंपनियाँ होती है दूसरी कंपनी को वो डाटा को बेचती है। ठीक है,
और उससे वो अपना मुनाफा कमाती है, मुनाफा कमाती है। ओके, तो जिससे क्या है, जो हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनका जो डाटा होता है वो लीक हो जाता है, और इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न बना रहता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि हम कुछ बात कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो इसका जो डाटा है किसी और देश को जा रहा है। सपोज कीजिए कि हम अभी इंडिया में हैं, ओके, तो हमारा डाटा अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरे देशों को बेच रहा है तो हमारे लिए खतरा तो बनेगा ही, साथ में उस कंपनी के लिए भी खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो डाटा है वो दूसरे देश में ना रहे, इसलिए अपने देश में ही रहे, इसलिए डाटा लोकलाइजेशन का भी काम किया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से। तो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रयास चल रहा है, और इससे संबंधित जो भी प्लेटफॉर्म जो यूजर है वो यूज करता है उसको विशेषकर अपना डाटा को सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट को तो इस पर खुलकर सामने आना चाहिए, और इसके लिए जो बिल पास किया है उसको बहुत जल्द कानून अभी इसके ऊपर बनाने वाले हैं। ओके, तो आप बताइए कि आप कौन सा यूज करते हैं सोशल मीडिया। ठीक है, और भारतीय कंपनी के जितना हो सके, और भारतीय कंपनियां जो हैं उसके आप सोशल मीडिया यूज करने का प्रयास कीजिए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में यूज हो रहा है, जैसे बहुत सारे, जैसे फेसबुक हो गया, फिर इंस्टाग्राम हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया है, जैसे कि टिकटॉक को तो इंडिया ने बैन ही कर दिया, जो बाकी चाइना का था। ठीक है, अब दूसरे देशों में टिकटॉक चल ही रहा है। तो इसका जो डाटा था वो हमेशा आप देखेंगे कि जो कंपनियां हैं दूसरे कंपनियों को सेल आउट करती रहती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पर एक स्टेप उठाया है। ठीक है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम दूसरा टॉपिक को देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, अभी गुजरात के जो विधानसभा चुनाव होता है वहाँ पास इनको एज ए ऑब्जर्वर बनाए गए थे। ठीक है, तो अभी हुआ क्या, ये जो IAS साहब थे इन्होंने गाड़ी के सामने आकर अभी अपने जो फोटो सेशन के लिए, और जो उसकी जो ऑब्जर्वर टीम था, ठीक है, तो उनके साथ भी फ़ोटो ले रहे थे। तो इसके साथ ये क्या किए, ये अपना जो सोशल मीडिया है उस पर अपना जो पोस्ट है डाल दिया। ठीक है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई कर दी गई है। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने इसको बोला कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, जो काम दिया गया है वो काम को अच्छे से ये यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और गलत मैसेज जा रहा है। ठीक है, तो चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है उसने इसको अभी हटा दिया इस पद से। ठीक है, जो चुनाव में अभी ये ऑब्जर्वर के पोस्ट पर कार्य कर रहे थे, कहाँ, ये गुजरात में। तो देखिए ये सब नहीं होना चाहिए। आप भी अगर कुछ हैं, अभी किसी पोस्ट में हैं, तो उसका सदुपयोग कीजिए, गलत तरीके से उसको पेश मत कीजिए। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अभी इजिप्ट में COP27 की मीटिंग चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ हुआ क्या, तो वहाँ बहुत सारे जो देश तो हुए शामिल, लेकिन वहाँ पास किसी कंक्लूजन में या फिर किसी टॉपिक पर वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, विशेषकर जो भारत है और चाइना, इस पे ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो कार्बन का जो इमिशन है यही जो देश अधिक कर रहे हैं। ठीक है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, सपोज करिए कि US हो गया, ठीक है, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो बहुत सारे देशों का जो मानना है, जो डेवलप नेशन है, ठीक है, उनका कहना है कि जो इंडिया है और चाइना है, ये दो देश हैं जो कार्बन का इमिशन है इन लोग अभी कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, लेकिन देखिए हमारा देश का है अभी तो अब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, लेकिन जो विकसित देश है उससे गुजारिश की गई कि जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे देशों को आप फंड रेस कीजिए, ताकि वैसे देशों को इन्वायरमेंटल में या फिर जो क्लाइमेट चेंज पर जो काम होता है, ठीक है, वो हो जाए। तो इसमें सभी ने बोला, इसमें पहले क्या था, जैसे ग्लासगो में मीटिंग हुआ था 2021 में, ठीक है, ग्लासगो सम्मेलन में, तो उसमें भी बताया गया था कि जो 1.5 डिग्री जो सेल्सियस है, ठीक है, जो वायुमंडल का जो तापमान है उसको कम करना है। ठीक है, हानिकारक जो गैस है उसको भी कम करने की बात कही गई, लेकिन हानिकारक गैस अभी कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी आप देखे होंगे कि जो गैस है या पेट्रोल है या फिर जो ऐसे जो ऑयल हैं जो जिसका दोहन हो रहा है, ठीक है, तो इसको कम किया जाए ताकि जो हमारा जो क्लाइमेट है वो अच्छा रहे। ठीक है, पहले आप देख पाएंगे कि जो पहले पेरिस सम्मेलन हुआ था, ठीक है, या फिर पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 आसपास में, तो इसमें बोला गया कि जिसमें $100 अरब का इसमें एक समझौता होगा, जिसके थ्रू ऐसे कंट्रीज़ को या फिर ऐसे डेवलपिंग नेशन को दिया जाएंगे जो क्लाइमेट चेंज पर काम कर सके। ठीक है, तो ऐसे अब देखेंगे कि जो छोटे छोटे देश हैं वो तो सिर्फ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ही। ठीक है, क्योंकि उनके पास अपने देश चलाने के लिए कुछ रहता है भी नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में हर देश का अपना एक चैलेंज और चुनौती और चैलेंजेस रहता है, जिसकी वजह से 2015 में ये हुआ था, बात हुई थी कि जो $100 और $100 अरब का जो पैसा अभी रेस किया जाएगा वो डेवलपिंग नेशन को दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो अपने जो क्लाइमेट चेंज है उस पर काम कर सके, और जो पर्यावरण में जो अभी जो हो रहा है, ठीक है, जो तापमान है उसको कम करने के लिए उसमें वो
काम करना चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत सारे जो छोटे छोटे देश हैं उनको हेल्प करेगा, ठीक है। जो 100 अरब डॉलर की जो सहायता राशि का जो होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है अब ये तो नहीं पता। लेकिन जितना भी क्लाइमेट चेंज का भी मीटिंग हो रहा है उसमें से कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। आप देख पाएंगे कि तेल, गैस, कोयले का जो हमेशा यूज हो रहा है और बहुत सारे देश इसका यूज कर रहे हैं, तो अभी ये कम तो होने वाला है नहीं। लेकिन एक कंसर्न है और चिंता के विषय है, क्योंकि बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशन है वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, बस अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं बस। आप देखे होंगे कि जो आने वाले दिनों में जो ऑयल कंजम्पशन है या फिर गैस का कंजम्पशन है या फिर कोयले का कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा चिंता की विषय है। तो इसमें अभी काम नहीं किया गया तो आप कितना भी कन्वेंशन कर लें या फिर करार कर लें या फिर टाई अप कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब हमारा जो क्लाइमेट है वही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर जो आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने के लिए तैयार हो रहेगा, ठीक है। तो उनके लिए हम कुछ नहीं बचा के रख रहे हैं, समझ। आज बहुत सारा यूज कर रहे हैं, ठीक है। चाहे पेट्रोलियम है, पेट्रोल पदार्थ हो या फिर जो जितना भी जो भौतिक सुविधाएं हैं जो या फिर नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिसका हम यूज आज कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप देखे होंगे कि अभी नॉर्थ कोरिया ने एक आईसीबीएम का एक मिसाइल टेस्ट किया है, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जो अभी उत्तर कोरिया ने अभी टेस्ट किया है अपने वहाँ, ठीक है। इसे देखिए अमेरिका काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि जो उसका जो मिसाइल टेस्ट का जो रूट हो वो नहीं बदल रहा है, ठीक है। वो हमेशा आए दिन हमेशा करते रहता है मिसाइल टेस्ट। उत्तर कोरिया हमेशा जो अपने जो पड़ोसी देशों हैं उनके ऊपर कोई ना कोई टेस्ट करते रहता है या फिर उनको डराने का भी काम करते रहता है, ठीक है। दक्षिण कोरिया में आप देख पाएंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो डरे हुए रहते हैं, या फिर जापान है उनके लोग भी डरे हुए रहते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है वो कुछ गलत ना कर दे, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया हमेशा अमेरिका के खिलाफ है और शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ बहुत सारा प्रयास किया कि इसके साथ कोई रिश्ता बने, लेकिन जो किम जोंग उन है जो नॉर्थ कोरिया के लीडर, वो कुछ आगे प्रयास ही नहीं किए, ठीक है। वो हमेशा अपने जो मिसाइल टेस्ट है उसको करते रहे। तो आप देख पाएंगे कि उत्तर कोरिया अभी बहुत तेज़ी से अपना जो मिसाइल का जो टेस्ट है वो कर ही रहा है, क्योंकि उनके पास से परमाणु हथियार है तो कुछ भी कर सकता है। तो इसी कंटेस्ट में विश्व के देश चाहते हैं, अमेरिका भी चाहता है कि उनका जो टेस्ट है वो रुके और जो बाकी देशों के साथ उसका रिश्ता बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म में आए, ताकि दूसरे देश भी उससे काफ़ी कुछ सबक लें कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उत्तर कोरिया अपने जाल में ही फंसा जा रहा है। और उसका इकोनॉमी देखोगे तो डूबता हुआ इकोनॉमी है, ठीक है। कोई खास नहीं है वहाँ की इकोनॉमी, फिर भी वो अपना जो पावर है, जो शक्ति है दूसरे को दिखाते रहता है। नॉर्थ कोरिया मिसाइल के मामले में हमेशा टेस्ट या फिर कोई ना कोई अपना जो प्रयोग ही करते रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उनका देश उनका जो नॉर्थ कोरिया उससे कर रहे। आपने देखे होंगे कि कुछ साल पहले नॉर्थ कोरिया के आसपास आप देखे होंगे कि वो बहुत सारे जो देश है उनके पास आप देख पाएंगे कि जो रीजन है वहाँ पास वाटर का रीजन है, क्योंकि जो देश है नॉर्थ कोरिया अगल बगल, ठीक है, सभी देश समुद्र से घिरे हुए हैं। और अब वहाँ पास बहुत सारे वो मिसाइल टेस्ट के जरिए या फिर दूसरे देशों को गिराते रहते हैं, ठीक है, टेस्ट करने के बहाना। नॉर्थ कोरिया से बहुत सारे जो देश है अपना जो रिश्ता है वो तोड़ लिए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया अभी भी जो अपना उनका मकसद है वो कर ही रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।